नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। सियासत की खबरों से पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। रुद्रपुर से बड़ी खबर आई है। बोलीबाई ऐप के मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई की साइबर पुलिस ने गिरफ्तारी की है। बोलीबाई ऐप से जुड़े अकाउंट्स को हैंडल करने का महिला पर आरोप है। आरोपी श्वेता रुद्रपुर के वार्ड नंबर 13 आदर्श कॉलोनी की रहने वाली है। मुंबई साइबर पुलिस ने लड़की को कोर्ट में पेश किया और ट्रांजिट रिमांड पर लेकर मुंबई गई है। बोलीबाई ऐप के जरिए एक समुदाय विशेष की महिलाओं की तस्वीरें शेयर की जाती हैं और उनकी कथित तौर पर बोली लगाने का आरोप है। गिटहब नाम के प्लेटफॉर्म पर यह बोलीबाई ऐप चलाया गया। मुंबई में केस दर्ज होने के बाद बेंगलुरु से एक गिरफ्तारी हुई थी और यहां रुद्रपुर से अब एक और गिरफ्तारी हुई है। ये जो है हमारे पास एक अनवेरिफाइड सूचना है कि एक गिरफ्तारी हुआ है मुंबई महाराष्ट्र पुलिस द्वारा जो है जनपद उधम सिंह नगर से। उसका हम पुष्टि कर रहे हैं क्योंकि अभी जो भी जनपद स्तर का अधिकारी वो सब वीआईपी ड्यूटी में उधर कटिमा में है, तो उनसे संपर्क करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जैसा कंफर्म न्यूज़ मिलेगा और डिटेल आपको हम बता पाएंगे। जो पीएम में लिखा है ना उसको लिखवाना पड़ेगा। जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, गिरफ्तारी हुई है और लोगों के तार भी खंगाले जा रहे हैं, ये कहना है पुलिस का। मुंबई से पुलिस टीम यहां पर पहुंची और श्वेता नाम की लड़की को गिरफ्तार किया गया, उसे कोर्ट में पेश किया गया। उसके बाद मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर उसको लेकर गई है, जहां पर उससे पूछताछ की जाएगी। साथ ही साथ और तारों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी कि उसके साथ और कौन कौन लोग यहां पर शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर खटीमा से है, जहां पर आज बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का समापन हो गया। कुमाऊं रीजन की यात्रा के समापन के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम धामी खटीमा पहुंचे। यहां उन्होंने खटीमा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि दी, वहीं शहीदों के परिजनों से मुलाकात भी की। गडकरी ने देवभूमि में 4 धाम के अलावा खटीमा के रास्ते कैलाश मानसरोवर से जोड़ने के प्रोजेक्ट को मील का पत्थर बताया। गडकरी ने कहा कि पहाड़ से लेकर मैदान तक सड़कों का जाल बिछाया गया है और अभी भी लगातार काम जारी है। गडकरी ने खटीमा को भी सौगात दी और 54 किलोमीटर रिंग रोड बनाने का ऐलान किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नितिन गडकरी ने इतनी अच्छी सड़कें बना दी हैं कि अब तो प्लेन का क्या होगा। मुझे पता है कि खटीमा यह क्षेत्र धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में यह क्षेत्र विश्व के मानचित्र पर आने वाला है। कैलाश मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालु इसी रास्ते से जाते हैं और मैं आपको विश्वास देता हूं, आज से 1 साल के अंदर कैलाश मानसरोवर तक आप यहां से रोड से जा सकोगे। वो रोड मैं आपको बना के दूंगा। ये वचन देने के लिए मैं आ रहा हूं कि आपने इतनी अच्छी सड़कें बना दी है। आने वाले समय में एरोप्लेनों का क्या होगा? क्योंकि अगर हम आज भी दिल्ली जाते हैं, अगर देहरादून से दिल्ली जाना होता है तो हमें 2 घंटे पहले एयरपोर्ट के लिए जाना पड़ता है, फिर 1 घंटा एयरपोर्ट से बाहर निकलने में लगता है, आधा घंटा फिर जो है जहां हमारा जाना होता है उस जगह के लिए लगता है। यानी कुल मिलाकर 4 से 5 घंटे फिर भी लग जाते हैं। किशोर उपाध्याय के बीजेपी में जाने की चर्चाओं के बीच अब नई खबर आई है और बीजेपी ने इससे इनकार कर दिया है। असल में किशोर के बीजेपी नेताओं से मिलने की खबर आई थी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि किशोर जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अब बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने इसे खारिज कर दिया है। प्रहलाद जोशी ने कहा है कि किशोर उपाध्याय से किसी भी मुलाकात तक से इनकार किया गया है। एक सरकार कांग्रेस के लीडर किशोर उपाध्याय आपसे मिले थे, क्या बातचीत हुई? ऐसा मेरे साथ कुछ मुलाकात नहीं हुआ है जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद उत्तराखंड में सियासी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि सोमवार को ही केजरीवाल देहरादून पहुंचे थे। खुले मन से बिना मास्क के उन्होंने रैली की थी और अब आप नेताओं को क्वारंटीन किया जा रहा है, जबकि विरोधी पार्टियों ने सीधे तौर पर हमला बोल दिया है। अरविंद केजरीवाल ने खुद के कोविड पॉजिटिव होने की खबर दी तो उत्तराखंड में हंगामा मच गया। सोमवार को केजरीवाल ने देहरादून के परेड ग्राउंड में रैली की थी, जिसमें बिना मास्क के आप नेताओं के साथ मंच पर नजर आए थे। केजरीवाल ने सभी संपर्कों को आइसोलेट होने की अपील की तो शुरुआती नानुकुर के बाद आप नेताओं ने खुद को आइसोलेट करना शुरू कर दिया और वहां मौजूद सभी लोगों की टेस्टिंग भी की गई है।
कल देहरादून में आम आदमी पार्टी की विशाल जनसभा थी जिसमें हमारे शीर्ष नेता माननीय अरविंद केजरीवाल जी आए थे और उसके बाद उनका ट्वीट आया कि उनकी रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव पाई गई है, इसलिए हमारे लोग जो भी उनके संपर्क में आए अपने आप को आइसोलेट करके अपनी जांच करवा रहे हैं। चुनावी दौर में गहमा गहमी से भरे रहने वाले आम आदमी पार्टी के दून ऑफिस में सन्नाटा नजर आया, लेकिन विरोधी पार्टियों ने एक सुर में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर तीखा हमला बोल दिया कि उन्हें मालूम था कि वो कोरोना पॉजिटिव है और बिना मास्क के वो एयरपोर्ट पे भी, वो अपने कार्यक्रमों में भी उत्तराखंड के लोगों के बीच मंचों पर बिना मास्क के वो घूमते हुए नजर आए और बाद में पोलाइटली कह रहे हैं कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूं, कि आपसे चूक हुई है और इस भारी चूक के लिए आपको माफी मांगनी चाहिए उत्तराखंड की जनता से। और जितने लोग आपके मंच पे मौजूद थे आम आदमी पार्टी के, उन सब लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन हो जाना चाहिए। कितने हजारों लोगों के संपर्क में आए होंगे अरविंद केजरीवाल। कि क्या वो देहरादून आने से पहले जांच करके आ चुके थे या यहां से जाने के बाद उन्होंने जांच करवाई। उत्तराखंड सरकार की जो एसओपी है उसके हिसाब से बाहरी प्रदेश से आने वाले व्यक्तियों को आरटीपीसीआर टेस्ट कराकर आना होगा। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी से आरटीपीसीआर टेस्ट की मांग नहीं की गई थी? क्या वो बाहरी प्रदेश से नहीं आए थे? क्या आम नागरिक के लिए दोहरे मापदंड और वीवीआईपीज के लिए दूसरे मापदंड सरकार अपना रही है? केजरीवाल के कोविड पॉजिटिव होने के बाद उन लोगों ने तो खुद को आइसोलेट कर लिया, उनकी जांच भी हो रही है जो मंच पर केजरीवाल के साथ थे। मगर उन हजारों लोगों का क्या जो रैली में पहुंचे थे, संपर्क में भी आए थे? इसका जवाब न तो फिलहाल प्रशासन के पास है और न ही आम आदमी पार्टी के पास। देहरादून से भारती सकलानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की। प्रियंका गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आज शाम देहरादून कांग्रेस ऑफिस में सीनियर नेताओं ने बैठक की जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य समेत जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे। मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे श्रीनगर और अल्मोड़ा में रैली को कामयाब बनाया जाए और इसके लिए सभी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का कहना है कि प्रियंका गांधी महिलाओं और किसानों की आवाज उठाएंगी और 2022 को लेकर जनता और कांग्रेस कार्यकर्ता जोश में। महिलाएं जो हमारे उत्तराखंड की शान भी हैं और जो आदि आबादी के हकदार भी हैं, उनकी आवाज़ खास तौर पे माननीय प्रियंका जी यहाँ पर आकर उठाएंगी और उसके साथ साथ किसानों की बात या जो भी दबा कुचला हमारा व्यक्ति है उसकी आवाज़ बनकर प्रियंका जी हमेशा काम करती रही हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वैसे भले ही उत्तराखंड कई बार आ चुकी हों, लेकिन पहली बार है जब वो चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचने वाली हैं और एक दिन में श्रीनगर और अल्मोड़ा में 2 रैली करके कांग्रेस प्रियंका के जरिए पहाड़ की सियासत को साधना चाहती है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 9 जनवरी को उत्तराखंड में होंगी और 21 साल के उत्तराखंड में ये पहली बार होगा जब प्रियंका गांधी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। श्रीनगर और अल्मोड़ा में अपनी महिला नेता की जनसभा को लेकर कांग्रेस के नेता बड़े उत्साहित हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हो या फिर कैंपेन कमेटी चेयरमैन हरीश रावत, दोनों नेताओं को लगता है महिलाओं के साथ सबको साधने में प्रियंका गांधी कामयाब होंगी। वो महिला हो, पुरुष हो, किसी आयु वर्ग का हो, सभी को संदेश देना उनके फोकस में होगा, उनके नज़र में होगा कि मुझे सबको संदेश देना। लेकिन ये जरूर है कि उसमें मैं उम्मीद करता हूं कि ज़्यादा मात्रा में महिलाएं आएंगी। महिलाएं उनको सुनना चाहती हैं, उनको पसंद करती हैं। तो उत्तराखंड के प्रति गांधी परिवार का प्यार है, वो प्यार उनको खींच करके ला रहा है और उन्होंने कहा मैं उस स्थान को देखना चाहती हूं जिस स्थान पर सबसे पहले कांग्रेस का झंडा मेरे दादा ने फहराया। भारी है कि वो चुनाव के मौके पर आ रही है तो यकीनन उनके आने से हमको फायदा। उत्तराखंड में महिला वोटर 37,58,000 हैं और पहाड़ में प्रियंका गांधी की 2 जनसभाओं के जरिए कांग्रेस की नजर महिला वोटर्स पर है। कांग्रेस को उम्मीद है कि महिलाओं के बीच प्रियंका गांधी का क्रेज है, इसीलिए अच्छा कनेक्शन जुड़ेगा, लेकिन बीजेपी को ऐसा नहीं लगता। आज ही के अभी कुछ सुर्खियों में मैंने पढ़ा है, वहाँ पे कांग्रेस ने एक मैराथन करवाई जहाँ पे छोटी छोटी बच्चों के बीच में स्टैम्पीड हो गया। इस तरीके से तो उनकी व्यवस्था थी। तो मैं कहना चाहूंगी अगर आप बच्चियों की और महिलाओं की जान झोंके में डाल देंगे तो आप करने क्या आ रहे हैं। प्रियंका गांधी फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनाव की जिम्मेदारी संभाल रही हैं और महिलाओं को साथ जोड़ रही हैं।
तो ऐसे में अपनी महिला नेता के एक दिन के दौरे से ही सही कांग्रेस उत्तराखंड की महिलाओं में मजबूत संदेश देना चाहती है ताकि 2022 में आधी आबादी का साथ हाथ को मिल सके। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और बात करते एक बड़ी खबर की। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत अवैध खनन का समर्थन करते हुए नजर आए और उन्होंने कोटद्वार में हैरानी भरा बयान दिया। असल में पिछले दिनों जिस कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर हरक सिंह काफी नाराज हुए थे, उसी मेडिकल कॉलेज की जमीन पर जमकर अवैध खनन हुआ। ये खबर भी न्यूज़ 18 ने सबसे पहले दिखाई थी। अब इस मामले में जब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से सवाल किया गया, तब हरक सिंह अवैध खनन की पैरवी करते हुए नजर आए। हरक सिंह ने कहा कि नींव खोदने के लिए कई फीट गहरा गड्ढा खोदना पड़ता है, लेकिन अवैध खनन वालों ने वो पहले से ही कर दिया है, जिससे ठेकेदारों को आसानी हो जाएगी। इसलिए अवैध खनन बिल्कुल ठीक है। नहीं है, मतलब इस दृष्टिकोण से कि हमें बिल्डिंग हम तुरंत शुरू करने की स्थिति में, क्योंकि जब भी नींव खोदी जाएगी तो उसके लिए भी कम से कम हमें 10-12 फीट नीचे गहरा खोद के और पूरी राफ्ट डालनी पड़ेगी। तो अगर आप कहेंगे वो अवैध खनन हुआ है, वो एक अलग विषय है, लेकिन राफ्ट के दृष्टिकोण से तो थोड़ा सा जो ठेकेदार काम करेगा उसको अच्छा सस्ता हो जाएगा कि उसको खोद के नहीं हटाना पड़ेगा। लोक गायिका सोनिया आनंद रावत ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दिल्ली में कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव ने कांग्रेस में उनको शामिल करवाया। सोनिया आनंद कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की करीबी मानी जाती हैं। सोनिया आनंद के कांग्रेस में जाने से सियासत गर्मा गई है। उत्तरकाशी की गंगोत्री विधानसभा सीट पर कांग्रेस में गुटबाजी नजर आ रही है। एक गुट पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण से नाराज है और प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग कर रहा है कि हरीश रावत को गंगोत्री से प्रत्याशी बनाया जाए। तो वहीं गंगोत्री विधानसभा में कांग्रेस की गुटबाजी और हरीश रावत को चुनाव लड़वाने का पत्र वायरल हो रहा है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री उम्मीदवार अजय कोठियाल के यहां से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद बीजेपी और कांग्रेस में बौखलाहट है, जिसकी वजह से कांग्रेस के नेताओं को ये लेटर लिखना पड़ा है। इस समय जिस तरह की अंतरकला दिख के सामने आई और गंगोत्री विधानसभा में जब से आम आदमी पार्टी ने ये घोषित किया है कि यहाँ से कर्नल कोठियाल जी चुनाव लड़ेंगे, दोनों दलों के अंदर बहुत ज्यादा ओप की स्थिति है और यही कारण है कि जिस तरह से अंतरकला सामने आया। पिथौरागढ़ प्रशासन भले ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हो, लेकिन यहां की खस्ताहाल संचार सेवा ने उसके लिए कई चुनौतियां उत्पन्न कर दी हैं। डिजिटल क्रांति के दौर में भी यहां पर दर्जनों पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां संचार के नाम पर एक अदद लैंडलाइन तक नहीं है। आज के दौर में जब पूरी दुनिया संचार के साधनों से दौड़ रही हो, बैठे बिठाए डिजिटल माध्यमों से मिनटों में सूचनाएं 7 समंदर पार भी पहुंच रही हो, उसी दौर में इस देश में एक ऐसा जिला भी है जहां के दर्जनों पोलिंग स्टेशन संचार सुविधा से कोसों दूर हैं। चीन और नेपाल से सटे पिथौरागढ़ जिले में संचार सेवाओं की बदहाली लोकतंत्र के पर्व में कई बाधाएं खड़ी करती रही है। ऐसे में मतदान प्रतिशत जानना हो या फिर कानून की व्यवस्था की स्थिति, दोनों में ही प्रशासन के पास कोई चारा नहीं होता। आरओ के लेवल पे भी हम लोगों ने जो सर्वे करवाया था, तो अब इसको लेकर हमारी जल्दी एक बैठक होने वाली, जिसमें हम टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बूस्टर लगाने या वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी की जो प्लानिंग होगी तो उसको हम लोग करने की कोशिश करें। जिले की धारचूला विधानसभा में सबसे ज्यादा 35 पोलिंग स्टेशन कनेक्टिविटी से पूरी तरह से दूर है। गंगोलीहाट में 28 बूथ, डीडीहाट में 4 बूथ और मुख्यालय की पिथौरागढ़ विधानसभा में भी 3 बूथ पूरी तरह से संचार सेवाओं से बहुत दूर है। मतदान के दौरान ऐसे बूथों को अब पुलिस वायरलेस सिस्टम से जोड़ने का प्लान बना रही है। 70 पोलिंग बूथ जो हैं वो शेडो एरिया हमने आइडेंटिफाई किए गए हैं। इन शेडो एरियाज में कनेक्टिविटी के लिए हम लोगों ने 5 मैनुअल रिपीटर जो है हम सेट करवाएंगे, जिसको कि हम अपने जो हमारा सेंट्रल रिपीटर है उससे कनेक्ट करवा के हमारे कंट्रोल रूम से उसकी कनेक्टिविटी इंश्योर करवाएंगे। बॉर्डर जिले में संचार की यह हालत दर्शाने के लिए काफी है कि देश भले ही आगे बढ़ रहा हो, लेकिन दुर्गम इलाकों की सुध आज भी किसी को नहीं है। यही वजह है कि हर चुनाव में प्रशासन को यहाँ खासी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और चलिए आपको आज का कोरोना अपडेट बताते हैं। राज्य में कोविड की रफ्तार फिर से बढ़ रही है। उत्तराखंड में आज कोरोना के 310 नए केस आए हैं, जबकि 111 मरीज ठीक हुए हैं।
654 एक्टिव केस अब राज्य में बचे हैं। देहरादून में आज सबसे ज़्यादा 194 नए मामले आए हैं और दून में एक मरीज की कोविड से मौत भी हो गई है। वहीं हरिद्वार में 26, नैनीताल में 26, पौड़ी में 34 और ऊधम सिंह नगर में कोरोना के 13 नए मामले आए हैं। और एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। हेल्थ सेक्रेटरी पंकज पांडे कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। घर में उन्होंने आइसोलेट कर लिया है खुद को। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल हेल्थ सेक्रेटरी की तबीयत ठीक है, लेकिन कोविड पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को घर में ही होम आइसोलेट कर लिया है। उत्तरकाशी में भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है। गंगोत्री, यमुनोत्री, हर्षिल, मुखबा, खरसाली में इस समय बर्फबारी हो रही है। हर्षिल से बर्फबारी की ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं, जहां जमकर बर्फबारी हुई है। वहीं मौसम बदलने से ठंड भी बढ़ गई है। मौसम बदलते ही पर्यटक स्थल चक्राता के ऊंचाई वाले स्थान लोखंडी समेत आसपास के क्षेत्र में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जिससे पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। बर्फबारी के बाद पर्यटकों ने जहां ऊंचाई वाले स्थानों पर पहुंचना शुरू कर दिया है, तो वहीं होटल कारोबारी भी काफी खुश हैं। बर्फबारी को खेती और बागवानी के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। चमोली के बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी सहित औली, नीति मलारी घाटी में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिससे एक बार फिर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश का पूर्वानुमान जताया है। जोशीमठ में ऊंचाई वाले सभी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बागेश्वर में एक वीडियो काफी सुर्खियों में है। दरअसल वीडियो बागेश्वर बाजार की एक दुकान का है, जिसमें ग्राहक बनकर आई महिला दुकान से सामान पर हाथ साफ करती हुई नजर आ रही है और उनका ये कारनामा सीसीटीवी में कैद हो चुका है। हालांकि दुकानदार ने पुलिस को इस बारे में अभी तक कोई शिकायत नहीं की। खबर नई टिहरी से, जहां पर ट्रेजरी में गबन के 2 आरोपी कैशियर्स के गायब होने के मामले में पुलिस को दूसरे आरोपी यशपाल की कार ढालवाला से बरामद हुई है और जांच की जा रही है। आपको बता दें कि ट्रेजरी में 2 करोड़ 42 लाख के गबन के दोनों आरोपी 25 दिसंबर से फरार चल रहे हैं। पुलिस ने कुछ दिन पहले एक आरोपी जेपी की कार ऋषिकेश में बरामद की थी, जिसमें 102 ट्रेजरी की फाइलें मिली थीं। वहीं इस मामले में एसएसपी का कहना है कि दोनों आरोपियों की तलाश के लिए 3 पुलिस की टीमें गठित की गई हैं, जो तलाश में जुटी हुई हैं। यशपाल की जो I-10 गाड़ी है वो रिकवर हुई है और ढालवाला आउटपोस्ट है मुनिकृति में, वहाँ पे दाखिल है वो गाड़ी और जांच चल रही है इसमें आगे। और 3 टीमें हमारी इसमें लगी हैं, जो कि मतलब एसओजी, थाना और साइबर की मिला के हैं, वो इसमें काम कर रहे हैं। यार रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।